नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र आशीष कुमार कोस्टर अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर जोन जबलपुर में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो वनडे एग्ज़ाम के लिए है और इसमें हम भारतीय इतिहास के कुछ टॉपिक्स में डिटेल्स में स्टडी करेंगे और कॉन्सेप्चुअल स्टडी करेंगे। तो ये हमारा टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, स्रोतों का वर्गीकरण किया गया है पुरातात्विक स्रोत में, साहित्यिक स्रोत में और विदेशी यात्रियों के विवरण में। तो इसको आपको पहले समझना होगा। सबसे पहला पुरातात्विक स्रोत क्या होती हैं कि जो भी पुरातत्व के महत्व की जो वस्तुएं हैं वो पुरातात्विक स्रोत होती हैं। इसमें उदाहरण दिए हुए हैं अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक भवन, मूर्तिकला, चित्रकला और जो भी अन्य अवशेष प्राप्त होते हैं ये पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। पुरातात्विक स्रोत से निष्कर्ष निकालने के लिए साहित्यकारों को, इतिहासकारों को कुछ अध्ययन करना पड़ता है जिसके आधार पे ही वो निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब अभिलेखों का वर्णन है। तो अभिलेख जो है ये पाषाण, शिलालेख, स्तंभ पत्र, ताम्रपत्र, स्तंभ, दीवार, मुद्रा एवं प्रतिमाओं पर उत्खनित होते हैं, मतलब उसमें उत्कीर्णित किए जाते हैं। उसमें जो भी राजा है या जो भी व्यक्ति है जो अभिलेख उत्कीर्णित कर रहा है वो अपनी बात उसमें टंकन करवा देता है, उत्कीर्णित करवा देता है। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। तो यहाँ से आपका स्पष्ट है एक क्वेश्चन बन जाता है कि अभिलेखों का अध्ययन किस शाखा से संबंधित है, तो इसको एपिग्राफी कहते हैं। इसके पश्चात सर्वाधिक पठनीय अभिलेख अशोक के हैं जो प्राकृत भाषा में। अशोक के अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक, बहुत सी लिपियों में अशोक ने अपने अभिलेख दिए हैं। तो यहाँ हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अशोक के अभिलेख जो हैं वो सर्वाधिक पठनीय हैं जो प्राकृत भाषा में है। इसके बाद अशोक अभिलेख लेखन के लिए किससे प्रभावित हुआ है, तो हिंदी यवन शासक दारा प्रथम से अशोक ने अभिलेख लेखन की परंपरा का अनुसरण किया है। फारस का शासक था ये दारा प्रथम, जिसका अशोक ने अनुकरण किया है अभिलेख लेखन में, क्योंकि भारत के सिंधु क्षेत्रों से काफ़ी स्थानों से दारा प्रथम के अभिलेख प्राप्त हुए थे। इसके पश्चात है अशोक का नाम, देवानाम प्रियदर्शी राजा अशोक। ये कुछ अभिलेखों से ये हमको विवरण प्राप्त होता है। देवानाम प्रियदर्शी राजा अशोक, ये हमको इसका नाम स्पष्ट प्राप्त होता है। मस्की जो कि हैदराबाद में है, गुर्जरा जो कि मध्य प्रदेश में है। इसके साथ ही नेत्तूर और उदयगोलम, ये दो स्थान हैं जो कि कर्नाटक से संबंधित हैं। तो मस्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उदयगोलम ये स्थानों से अशोक के अभिलेख में उसका नाम प्राप्त होता है, देवानाम प्रियदर्शी राजा अशोक। इसके पश्चात अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है जो कि बाएं से दाएं लिखी जाती है। जो नॉर्मल अभी हम जो लिखते हैं वो ब्राह्मी लिपि को ही हम मान सकते हैं, बाएं से दाएं की ओर लिखे जाते हैं। फिर पश्चिमोत्तर प्रांत से प्राप्त उसके अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। पश्चिमोत्तर प्रांत में मानसेहरा और सावासगढ़ ये दो स्थान हैं जो पाकिस्तान में है वर्तमान, और यहाँ से इसके जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं ये खरोष्टी लिपि में है जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती है। तो यहाँ पे आपको अभिलेखों के प्रकार के साथ में लिपि के बारे में भी मालूम होना चाहिए कि जो प्राकृत भाषा में किस तरह से लिखा जाता है और ब्राह्मी लिपि में बाएं से दाएं लिखा जाता है और खरोष्टी लिपि में दाएं से बाएं लिखा जाता है। इसके पश्चात पाकिस्तान एवं अफ़गानिस्तान से प्राप्त अशोक के शिलालेखों में यूनानी एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। अरमाइक लिपि जो है वो खरोष्टी लिपि और यूनानी लिपि के मिलन से बनी हुई है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता, अब यहाँ पे ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता जेम्स प्रिंसेप को मिली है 1837 में। इसके पश्चात सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख 2500 ईसा पूर्व के हड़प्पा कालीन है जो मोहरों पर भाव चित्रात्मक लिपि में अंकित हैं। ये अभिलेख हैं, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये हो रही कि इनको हम पढ़ नहीं सकें, ये अभी तक अपठित रहे हैं। फिर प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के अभिलेखों के बारे में वर्णन है जो कि हमारे लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं है। इसके पश्चात हम आ जाते हैं महत्वपूर्ण अभिलेख हैं और किस व्यक्ति से संबंधित है। तो ये पूरी सारणी आपके लिए बहुत उपयोगी है
क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री में से बहुत से क्वेश्चन आपको किसी भी एग्ज़ाम में आपको बहुत से क्वेश्चन या एक क्वेश्चन आपको इस सारणी से ज़रूर मिलेगा, इसलिए इसको आप अच्छे तरह से पढ़िए और समझ लीजिए। तो सबसे पहला हाथी गुम्फा अभिलेख है, इसमें कोई तिथि नहीं है, ये कलिंग राज खारवेल का अभिलेख है जो कि उड़ीसा में उदयगिरी गुफा से प्राप्त हुआ है और ये प्राकृत भाषा का अभिलेख है और इसमें भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता, मतलब भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल। इसके पश्चात जूनागढ़ का गिरनार अभिलेख है जो कि शक शासक रुद्रदामन के द्वारा उत्कीर्णित कराया गया है और ये संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख है। तो संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख कौन सा है? जूनागढ़ का गिरनार अभिलेख जो कि शक शासक रुद्रदामन द्वारा उत्कीर्णित कराया गया है और इसमें उसने सुदर्शन झील के बारे में जानकारी दी है। तो सुदर्शन झील क्या है, ये हम पूरा मौर्य वंश में पढ़ेंगे। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया है और कालांतर में कौन कौन इससे संबंधित था। इसके पश्चात नासिक अभिलेख गौतमी वलश्री तथा सातवाहनों की उपलब्धियों का इसमें वर्णन है। फिर प्रयाग स्तंभ लेख, इसको प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं, इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन है और इसकी जो रचना है इसके महासंधि विग्राहक हरिशेन के द्वारा की गई है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए। ये महासंधि विग्राहक समुद्रगुप्त के कौन थे? हरिशेन, जिसने प्रयाग प्रशस्ति में उसकी विजयों का वर्णन किया है। तो इसको डिटेल हम गुप्त काल में पढ़ेंगे। फिर ऐहोल अभिलेख है जो कि पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख, ये मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है, जिसमें कि रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मिली है और इन्होंने मंदिर निर्माण के लिए, रेशम बुनकर श्रेणियों ने मंदिरों के निर्माण के लिए कुछ राशि दान में दी थी, इसका भी, और मंदिरों का निर्माण करवाया है, इसका वर्णन इसमें प्राप्त होता है। फिर ग्वालियर अभिलेख संबंधित है प्रतिहार नरेश भोज से। फिर भितरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, ये स्कंदगुप्त का है जिसमें उसने हूणों पर विजय का वर्णन किया है। इसके पश्चात देवपाड़ा अभिलेख है, ये बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित है। बांसखेड़ा और मधुबन अभिलेख में हर्षवर्धन की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है। फिर बालाघाट एवं कार्यालय अभिलेख, इसमें सातवाहनों की उपलब्धियों का वर्णन है। अयोध्या अभिलेख संबंधित है शुंगों की उपलब्धि से। फिर भरुत अभिलेख संबंधित है पुष्यमित्र शुंग से, पुष्यमित्र शुंग ने भरुत अभिलेख का निर्माण कराया था। फिर देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित है। एरण अभिलेख, ये 510 ईस्वी का है, मध्य प्रदेश के सागर से, और ये भानुगुप्त का अभिलेख कहलाता है। इसमें सर्वप्रथम सती प्रथा का वर्णन किया गया है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण अभिलेख है जो कि सुई विहार अभिलेख है, जो कि विंध्य क्षेत्र से प्राप्त हुआ है और ये कनिष्क का अभिलेख है। तो ये महत्वपूर्ण अभिलेख है और ये आपको कंटिन्यू पढ़ना है क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री में से एक क्वेश्चन इन अभिलेखों से किसी भी एग्ज़ाम में ज़रूर बनता है। इसके पश्चात हम देखेंगे गैर राजकीय अभिलेखों में जो राजाओं के द्वारा, मतलब किसी भी राजा के द्वारा नहीं बनवाए गए ऐसे अभिलेख गैर राजकीय अभिलेख कहलाते हैं। तो इसमें सबसे प्रमुख है हेलियोडोरस, यवन राजदूत थे ये। हेलियोडोरस का वेशनगर विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख, जो कि द्वितीय शताब्दी के मध्य में भागवत धर्म के विकसित होने का प्रमाण मिलता है। इसमें इसने भागवत धर्म में आस्था व्यक्त की है और खुद को भागवत धर्म का अनुयायी बताया है। इसके पश्चात भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथीगुम्फा अभिलेख में मिला है, जो कि कलिंग राज खारवेल का है, ये हम पढ़ चुके हैं। फिर दुर्भिक्ष शब्द, तो यहाँ देखिए दुर्भिक्ष मतलब क्या होता है? दुर्भिक्ष का अर्थ होता है अकाल। तो दुर्भिक्ष का सर्वप्रथम उल्लेख महास्थान सोहगौरा अभिलेख में मिलता है। तो ये किसका अभिलेख है? देखिए ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय का अभिलेख है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम 6 वर्षों में अकाल पड़ा था और उस अकाल के समय ये अभिलेख है, ये ताम्रपत्र अभिलेख है, जो कि उन स्थानों के महास्थान और सोहगौरा, ये स्थान वर्तमान में बांग्लादेश में है। तो उन स्थानों में जो भंडार गृह का जो प्रमुख है वो अपने अधीनस्थों को ये आदेश देता है कि जो शासकीय भंडार गृह हैं उससे अनाज का वितरण इस प्रकार किया जाए कि लोगों की लंबे समय तक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। तो ये इसका प्रमाण हमको मिलता है, दुर्भिक्ष शब्द का प्रमाण हमको मिलता है महास्थान एवं सोहगौरा अभिलेख के ताम्रपत्र अभिलेख से। ठीक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के समय का है। इसके पश्चात
एरण मध्य प्रदेश से प्राप्त अभिलेख पर वराह भगवान पर हूणराज तोरमाण का लेख अंकित है। फिर इसके बाद अभिलेख के पश्चात आ रहा है भूमि अनुदान पत्र। तो भूमि अनुदान पत्र क्या होता था, इसको समझ लीजिए कि कोई भी लेख परंपरा जब विकसित हुई है तो उसके बाद किसी भी व्यक्ति को अगर भूमि का अनुदान दिया जाता था, राज्य की ओर से शासकीय अनुदान अगर दिया जाता था, तो उसमें भूमि को अंकित किया जाता था और वो प्रमाण पत्र के स्वरूप में जिस व्यक्ति को भूमि दी जाती थी उसको दे दिया जाता था। तो ये भूमि अनुदान पत्र हैं। ये तांबे की चादर पर उत्कीर्णित होते हैं। इसमें राजाओं और सामंतों द्वारा भिक्षुओं, ब्राह्मणों, मंदिरों, विहारों, जागीरदारों और अधिकारियों को दिए गए गांव, भूमि और राजस्व संबंधी दानों का विवरण है। ताम्रपत्र अभिलेख के रूप में से आप कंसिडर कर सकते हैं। इसके पश्चात ये जो भूमिदान अभिलेख हैं ये प्राकृत, संस्कृत, तमिल एवं तेलुगु में लिखे गए। तो प्राकृत संस्कृत जो है ये उत्तर भारत के अभिलेख आपको प्राकृत एवं संस्कृत में मिलेंगे और दक्षिण भारत के जो अभिलेख हैं ये आपको तमिल एवं तेलुगु भाषा में प्राप्त होंगे। इसके पश्चात विदेशी अभिलेख हैं। तो विदेशी अभिलेख जो है जो भारत में विदेशी आए हैं उनके द्वारा आपको मिलेंगे। तो सबसे पहला जो विदेशी अभिलेख महत्वपूर्ण है, तो इसमें एक उल्लेख नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए, सारगोन अभिलेख। सारगोन अभिलेख 2350 ईसा पूर्व का है जो कि मेसोपोटामिया से प्राप्त हुआ है। ये अक्काड वंश के शासक सारगोन का अभिलेख है और उसमें उसने बोला है कि हमारे यहाँ से जो व्यापार करने वाले जो जहाज़ होते हैं वो दिलमुन, माकन और मेहुला, दिलमुन, माकन और मेहुला इन नगरों के जो जहाज़ हैं वो हमारे यहाँ रुकते हैं, मतलब इन क्षेत्रों से उसका व्यापार होता है। तो इसमें जो मेहुला शब्द है तो ये माना जाता है विद्वानों के द्वारा कि मेहुला शब्द कोई सैंधव नगर होगा। अब इसके पश्चात है बोगज कोई अभिलेख, एशिया माइनर से जो प्राप्त हुआ है। तो ये एशिया माइनर बोगज कोई नामक स्थान से 1400 BC मतलब 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख प्राप्त हुआ है। और ये अभिलेख जो है भारत में आर्यों के आगमन के संबंध में एक महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान करता है, क्योंकि इस अभिलेख में जो देवताओं के नाम हैं इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, ये वैदिक देवता हैं जिनके नाम उस अभिलेख में प्राप्त होते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि वहाँ से आर्यों का इस ओर आगमन हुआ है। इसके पश्चात कुछ और महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, जैसे मिस्र के तैलुल अमनों में मिट्टी की तख्तियाँ पाई गई हैं जिसमें ईरान और भारत के आर्य शासकों के नाम है। इसके अलावा पारसीपोलिल एवं बेहस्तून अभिलेख है जो कि ईरानी सम्राट दारा प्रथम ने सिंधु नदी घाटी पर अधिकार कर लिया था। तो ये वही दारा प्रथम है जिसका मैंने अभी आपके सामने उल्लेख किया था। अशोक ने जो अभिलेख उत्कीर्णित कराने की जो परंपरा चलाई थी तो ये दारा प्रथम से ही प्रेरित हुआ था। इसके पश्चात हम मुद्राओं को देखेंगे। तो अब हम मुद्राओं के बारे में देखेंगे। तो देखिए जब हम मुद्राओं का अध्ययन करते हैं तो 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक के भारत के इतिहास का ज्ञान हमें मुख्य रूप से मुद्राओं की सहायता से प्राप्त होता है, क्योंकि उस समय का हमको कोई स्पष्ट लिखित विवरण प्राप्त नहीं है, अन्य कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं है। तो मुद्राओं से ही उस समय के राजाओं के बारे में, राजवंशों के बारे में, उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के बारे में हमको जानकारी मुद्राओं से ही प्राप्त होता है। ये सिक्के आहत सिक्के, पंचमार्क सिक्के कहलाते हैं। पंचमार्क सिक्के क्या होते हैं इसको आपको समझना होगा, क्योंकि उस समय लोगों को धातु का ज्ञान था, तो वो धातु के अलग अलग आकार के पतले पतले पत्थरों को काटते थे। धातु के टुकड़े टुकड़े जैसे पापड़ या चिप्स जैसे टुकड़े काटते थे और उसमें फिर उनको जिस भी वस्तु का पंचमार्ग या जिस तरह का पंचमार्ग बनाना होता था, चिन्ह बनाना होता था, वो उस पर किसी अन्य चीज़ से, किसी अन्य कठोर चीज़ से उस पर ताकत से मार देते थे, तो वो पंच उसमें उभर आता था। इसको पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। इन मुद्राओं का उपयोग दान दक्षिणा, क्रय विक्रय तथा वेतन मजदूरी के भुगतान के रूप में होता था।
इसके अलावा शासकों की अनुमति से व्यापारिक संघों श्रेणियों ने भी अपने सिक्के चलाए थे। अब देखिए ये व्यापार वाणिज्य में उस समय की प्रगति का द्योतक है ये वाक्य कि उस समय जो व्यापारिक संघ होते थे, संघ और श्रेणियां होती थी जिनके बारे में हम कालांतर में पढ़ेंगे। एक ही तरह के व्यापार करने वाले जो व्यापारी होते थे वो श्रेणीबद्ध होते थे, इसको श्रेणी कहा जाता था। तो ये अपने स्वयं के सिक्के चलाते थे और इनकी एक पैरेलल इकोनॉमी होती थी और ये इतने संपन्न होते थे कि ये राजाओं को भी अनुदान देते थे, दान देते थे। तो ये स्वयं के सिक्के चलाते थे जो कि सभी जगह मान्य होते थे। इसके पश्चात सर्वाधिक मात्रा में मुद्राएं मौर्योत्तर काल की मिलती। तो सबसे ज़्यादा जो मुद्राएं हैं वो मौर्योत्तर काल की मिलेंगी, मतलब व्यापार वाणिज्य में जो प्रगति हुई है वो मौर्योत्तर काल में काफ़ी हुई है। और ये जो मुद्राएं हैं ये सीसा, पोटीन, तांबा, कांसे, चांदी और सोने की बनी होती हैं। इसके पश्चात अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट में कुषाण शासकों द्वारा जारी स्वर्ण सिक्कों में जहाँ सर्वाधिक शुद्धता थी वहीं गुप्तों ने सबसे अधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्के जारी किए हैं। तो भारत में सबसे पहले सिक्कों में उत्कीर्णित नाम उत्कीर्णित कराने की जो परंपरा है वो हिंद यवन शासकों द्वारा जारी की गई थी। मतलब जो शासक है जो अपने सिक्के उत्कीर्णित करा रहा है वो नाम दे रहा है, ये परंपरा हिंद यवन शासकों ने जारी की है। इसके पश्चात सोने के सिक्के सर्वप्रथम कुषाण शासकों ने चालू किए हैं और वह कुषाण शासक जिसने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए हैं उसका नाम था विमकटफिसेस। और इसके पश्चात सर्वाधिक मात्रा में जो सोने के सिक्के जारी किए हैं वो गुप्त शासकों ने जारी किए, लेकिन उनके जो सिक्के हैं वो उतने अधिक गुणवत्तापूर्ण नहीं थे, उसमें अशुद्धियों की मात्रा ज़्यादा होती थी। इसके पश्चात धातु के टुकड़ों पर टप्पा मारकर बनाई गई बुद्धकालीन आहत जो मुद्राएं होती थीं उस पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि वस्तुओं की आकृति होती थी। फिर मुद्राओं का क्या महत्व है? तो मुद्राएं देखिए महत्वपूर्ण तो हैं। मुद्राओं से तात्कालीन आर्थिक दशा, मुद्राओं के महत्व के बारे में एक पॉइंट है, ये कॉन्सेप्चुअल है कि मुद्राओं से तात्कालिक आर्थिक दशा तथा संबंधित राजाओं की साम्राज्य सीमा का भी ज्ञान हो जाता था। अब इसके साथ में देखिए आर्थिक दशा है, आर्थिक दशा का ज्ञान आपको कैसे होगा भाई? जो शासक जितनी ज़्यादा शुद्ध मात्रा में धातु की मुद्राएं चलाएगा वो मतलब आर्थिक दृष्टि से संपन्न है, और जब उसमें धातु में मिश्रित धातु का प्रयोग करने लगा मतलब वो धातु का उनके पास अभाव हो गया है। जस्ट फॉर कुषाण शासकों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए हैं, लेकिन गुप्त शासकों ने सोने के सिक्के चलवाए हैं लेकिन उसमें अशुद्धियां मिला के चलवाई हैं। तो गुप्त शासकों के समय जो है अर्थव्यवस्था कुषाणों के शासन की तुलना में थोड़ा सा निम्न स्तर पर थी, ये एक हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। फिर दूसरा साम्राज्य सीमा का कैसे निकाल सकते हैं? तो देखिए अगर किसी स्थान विशेष में कोई शासक के सिक्के प्राप्त होते हैं अधिक मात्रा में तो हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं अभिलेखों के समान ही कि इस स्थान पर उस शासक का अधिकार था। और इसके साथ में एक और महत्वपूर्ण चीज़ है व्यापार वाणिज्य। अगर किसी स्थान से कुछ मात्रा में कुछ सिक्के प्राप्त होते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि उन स्थानों के बीच में व्यापार था। फॉर एग्जांपल मेसोपोटामिया के जो बेलनाकार मोहरें या जो सिक्के हैं वो लोथल से प्राप्त हुई हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। तो हम ये बोल सकते हैं कि मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच में व्यापार होता था। इसके साथ में ही दक्षिण भारत में अरिका मेडू नामक स्थान से रोमन मुद्राएं प्राप्त हुई हैं बड़ी मात्रा में। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ व्यापार होता था, और जिस तरह से उस बस्ती का आकार प्राप्त हुआ है तो ये भी बोल सकते हैं कि वहाँ पे एक रोमन बस्ती थी। इसके पश्चात कनिष्क के सिक्कों से उसका बौद्ध धर्म का अनुयायी होना प्रमाणित होता है। कनिष्क को अश्वघोष ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। इसके पश्चात हम देखेंगे समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर यूप बना है जबकि कुछ पर अश्वमेध पराक्रम शब्द उत्कीर्णित है जिसमें से वीणा बनाते हुए दिखाया गया। तो समुद्रगुप्त के सिक्कों से कई प्रकार के उसके सिक्के हैं जो डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ केवल आपको इतनी जानकारी लेना है कि यूप बना है, यूप जो है वो बलि का प्रदर्शित करता है। इसके अलावा अश्वमेध पराक्रम मतलब उसने अश्वमेध यज्ञ किया, इसका प्रमाण मिलता है। और वीणा बजाते हुए दिखा मतलब वो संगीत प्रेमी था। तो ये निष्कर्ष अलग अलग शासकों के जो अलग अलग सिक्के हैं उससे हम इस तरह से काफ़ी निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इसके पश्चात इंडो यूनानी तथा इंडो सीथियन शासकों के इतिहास का प्रमुख स्रोत सिक्के हैं। तो ये वही टाइम पीरियड है आपका 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व, जिसका कि हमें पूरा इतिहास सिक्कों से ही प्राप्त होता है।
फिर सातवाहन शासक राजा शातकर्णी की एक मुद्रा पर जलपोत उत्कीर्णित होने से उसके द्वारा समुद्र विजय का अनुमान लगाया जाता है, मतलब उसने समुद्र यात्राएं की हैं और दूसरे देशों पर विजय प्राप्त की है। इसके पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय की व्याघ्र शैली की जो मुद्राएं हैं उसके द्वारा उसके पश्चिम भाग के शकों पर विजय सूचित होती है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिसने सकारी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, और शक सिक्के जो चांदी के सिक्के हैं एक्चुअली में ये शकों के द्वारा उत्कीर्णित कराए जाते थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने शकों के विजय के उपलक्ष्य में इसी तरह की मुद्राओं का उत्कीर्णन कराया। इसके पश्चात हम देखेंगे स्मारक एवं भवन। तो स्मारक एवं भवन भी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि देखिए सबसे पहला तो स्मारक एवं भवन जो है उस समय के समाज का द्योतक होते हैं, और उस समय की जो समाज में जो व्यक्ति किस तरह से रह रहे हैं और समाज में विभाजन किस तरह से है उन चीज़ों के बारे में ये बताते हैं। फिर यहाँ पे आप देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। उत्तर भारतीय मंदिरों की कला शैली नागर कहलाती है, और नागर शैली के प्रमुख जो मंदिरों के उदाहरण हैं ये माउंट आबू सोमनाथ के मंदिर हैं, कोणार्क, खजुराहो, जगन्नाथपुरी के मंदिर, ये सारे मंदिर जो हैं ये नागर शैली के निर्मित हैं। तो ये एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए एग्ज़ाम में, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा दक्षिण भारतीय मंदिरों की जो कला शैली वो द्रविड़ शैली कहलाती है। इसको नायक शैली भी कहते हैं, और इसमें जो प्रमुख मंदिर बने हुए हैं रामेश्वरम मंदिर, मीनाक्षी मंदिर और रामेश्वरम मंदिर है। इसके अलावा दक्षिणापथ के वे मंदिर जिसमें नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रयोग होता है उसको बेसर शैली कहते हैं। तो बेसर शैली के मंदिर हमको कर्नाटक से मिलते हैं। चालुक्य शैली के मंदिर जिन्हें कहते हैं बसप्पा मंदिर, चन्नकेशव मंदिर। अब इसमें स्पष्टतः जो है सीमा विभाजन भी है। हिमालय से लेके विंध्य पर्वतमाला तक की जो शैली है वो शैली कहलाती है नागर शैली। फिर विंध्य से कृष्णा तक की जो शैली है वो शैली कहलाती है बेसर शैली, और उसके बाद फिर कृष्णा से कन्याकुमारी तक की जो शैली है वो द्रविड़ शैली कहलाती है। अब मूर्तिकला है, तो मूर्तिकला में कुषाण काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में मूर्तिकला का विकास हुआ है। देखिए एक्चुअली में मूर्तिकला के जो प्रमाण है भारत के परिप्रेक्ष्य में मूर्तिकला के प्रमाण आपको सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्राप्त होते हैं, लेकिन कालांतर में मूर्तिकला की नई कलाओं का विकास हुआ है। तो कुषाण काल में कनिष्क के शासनकाल में मथुरा और गांधार कला का विकास हुआ है। कुषाणकालीन मूर्तिकला में जहाँ विदेशी प्रभाव अधिक है वहीं गुप्तकालीन मूर्तिकला में स्वाभाविकता परिलक्षित होता है। तो कुषाण काल में जो मूर्तिकला विकसित हुई है वहाँ गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ गांधार कला में बनाई गई थी, और इसमें गौतम बुद्ध को यूनानी देवता अपोलो के समान दिखाया गया है। तो जैसे 300 फिल्म अगर आपने देखी तो उसमें जितने भी एक्टर्स हैं उनको सिक्स पैक और कर्ट्स के साथ दिखाया गया है। इसी प्रकार की मूर्तियाँ गौतम बुद्ध की गांधार कला में बनाई गई हैं। इसके पश्चात भरत, बोधगया, सांची और अमरावती की मूर्तिकला में जन सामान्य के जीवन की यथार्थ झांकी मिलती है। तो ये मूर्तिकला के हमको प्रमाण मिलते हैं। मूर्तिकला के पश्चात हम देखेंगे चित्रकला। तो चित्रकला में देखिए चित्रकला के प्रमाण भारत के परिप्रेक्ष्य में पुरापाषाण काल से ही प्राप्त होते हैं, और भीमबेटका से हमको चित्रकला के प्रमाण मिले हैं जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में है। और यहाँ जो चित्र प्राप्त हुए हैं वो शिकार के चित्र हैं, आखेटक चित्र हैं, और इसमें लाल एवं हरे रंग का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा कालांतर में आप देखेंगे तो अजंता जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, यहाँ से बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र प्राप्त हुए हैं। और ये जो चित्र हैं ये माता और शिशु, मरणासन, राजकुमारी, ये हमको उस समय की जो कलात्मकता है उसकी जानकारी देते हैं। फिर अगला पॉइंट अवशेष हैं। तो अवशेष किस प्रकार के हो सकते हैं? तो पाकिस्तान में सोहन नदी घाटी में उत्खनन द्वारा पुरापाषाण युग के पत्थर के खुरदरे अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसका काल भारत में 4 लाख से 2 लाख वर्ष पूर्व प्राप्त होता है। मतलब इस काल में भारत में मानव का अवशेष था। फिर नवपाषाण काल के जो अवशेष हैं वो 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व प्राप्त हुए हैं, जिसमें कृषि कार्य, पशुपालन, कपड़ा बुनना, मिट्टी के बर्तन बनाना तथा पत्थर के चिकने औजार बनाना का प्रमाण प्राप्त होता है। तो ये आपको
नवपाषाण काल और पुरापाषाण काल कुछ संबंधी कुछ विशेष तथ्य हैं क्योंकि हम इसको देखेंगे। इसके पश्चात गंगा यमुना के दोआब में पहले काले और लाल मृदवान, तो ये काले और लाल मृदवान संबंधित हैं वैदिक सिंधु घाटी सभ्यता से, और फिर चित्रित धूसर मृदवान प्राप्त हुए हैं। तो चित्रित धूसर मृदवान जो हैं ये संबंधित हैं वैदिक काल से। मोहनजोदड़ो में 500 से अधिक मोहरें प्राप्त हुई हैं जो हड़प्पा निवासियों के धार्मिक विश्वासों को इंगित करती हैं। तो मोहनजोदड़ो जो मोहरें प्राप्त हुई हैं वो उनका महत्व आर्थिक कम होकर धार्मिक अधिक है, क्योंकि धार्मिक महत्व की चीज़ें उसमें हैं। जिस प्रकार का अंकन है, जो पशु का अंकन है धार्मिक प्रतीकों के साथ में, और मातृदेवी का अंकन है, तो ये दर्शाता है कि मोहरों का महत्व धार्मिक अधिक था। इसके पश्चात वैशाली से 274 मिट्टी की मोहरें मिली, तो एक और पॉइंट है। फिर कौशाम्बी में व्यापक स्तर पर किए उत्खनन कार्य में उदयन का राजप्रसाद तथा घोषिता राम नामक विहार मिला है, तो ये संबंधित है कौशाम्बी से। फिर अतरंजी खेड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है भारत के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि यहाँ से लोहे के प्रयोग का सर्वप्रथम लोहे के प्रयोग का प्रमाण मिलता है जो कि 1000 ईसा पूर्व के लगभग है। फिर रोमिला थापर ने अपना एक मत दिया है कि 800 ईसा पूर्व से भारत में लोहे का उपयोग प्रारंभ हो गया था। इसके पश्चात देखिए दक्षिण भारत का अरिकामेडु, जिसका भी हमने वर्णन थोड़े समय पूर्व किया था। दक्षिण भारत में अरिकामेडु नामक स्थान से रोमन सिक्के, दीप का टुकड़ा तथा बर्तन आदि मिले हैं, जिससे ये मालूम चलता है कि अरिकामेडु में